वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है मॉर्निंग हो चुकी रहती है और यहाँ पे ऑफिस का हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हेजू की जो फ्रेंड रहती है वो हार्ड वर्क कर रही होती है इस केस में। और यहाँ पे उसके साथ की जो एम्प्लॉय रहती है वो सारे सबूतों को जुटा कर लेकर आई रहती है। वो कहती है कि जो है मैं वहाँ पे गई, उस टाइम जो है कंप्यूटर का नहीं था ज़माना और उस टाइम बस हाथों से लिखा जाता था, तो ये सब उसकी फाइल है। पहले जो है बच्चे जो अडॉप्ट किए जाते थे वो रिजेक्ट किए जाते थे, रिजेक्ट आसानी से कर दिए जाते थे, उनको रद्द कर दिया जाता था। और जो है रद्द करने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि उनके जो माता पिता हैं वो कोई स्टूडेंट मारे गए तो कोई किसी की हत्या कर दी गई। और उसमें सब जितने ये पिक्चर्स दिख रहे हैं उसमें से सब मारे जा रहे हैं, जो बच्चे हैं वो लापता है, उनका कोई पता ही नहीं है। यहाँ पे जो यीशु की फ्रेंड रहती है वो कहती है कि अच्छा तो उसका हेड कौन रहता है। वो पूछती है कि उस अनाथालय का हेड कौन है, तो यहाँ पे वो कान में फुसफुसा कर बताती है, जिससे जो यीशु की फ्रेंड रहती है वो भी शॉक हो जाती है। यहाँ पे जो यीशु की एम्प्लॉय रहती है साथ में वो कहती है कि जो अनाथालय है वो अब अज्ञात है, वो मिट चुका है, वो बहुत साल मतलब 40 सालों पहले, और उसका हेड का कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पे उन दोनों के बीच में काफ़ी बातचीत हो रही होती है कि ये सबूत जुटाना बहुत ज़रूरी है, मतलब इसके पीछे आखिरकार कौन है। और मैं पर्सनली इसमें इंटरेस्ट ले रही हूँ इसलिए कि आखिरकार ऐसा कौन है जो इतने लोगों को ख़त्म कर रहा है। यहाँ पे यीशु की फ्रेंड जो रहती है कुछ बोलती नहीं, तभी जो है एक एम्प्लॉय चिल्लाते हुए आता है कि जो हमारे हान की मॉम है वो रिहा हो चुकी है। ये बात सुनकर तो दोनों के दोनों को झटका लग जाता है। यहाँ पे वो कहती है क्या, तो वो कहता है कि हाँ जो है उसका जमानत करवा लिया गया है। और कहता है, वो कहती है कि लेकिन ऐसे हो कैसे सकते, तो वो कहता है कि सारे सबूतों को मिटा दिया गया है, कोई सबूत उसके खिलाफ बचा ही नहीं है, वो जो वीडियो था वो भी हट गया है। और फिर जो है यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जो अब चेंज नहीं किया जा सकता, जिससे जो यीशु की फ्रेंड रहती है वो झटका खा जाती है। वो भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार ऐसा कैसे, मतलब अभी क्या था, अभी क्या हो गया। और फिर वो याद करती है कि जब उसने बोला कि सर पे तुम नज़र रखना, और फिर वहाँ से बोल के चली जाती है। यहाँ पे सर का एक्सीडेंट हो चुका रहता है उनके कार का, और उसके साथ जो पर्सन रहता है जिसको नज़र रखने के लिए छोड़ा गया रहता है साथ में उसका भी। ये बात सुनकर तो यीशु की फ्रेंड के पैर तले ज़मीन खिसक चुकी रहती है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या करा जाए अब। सबके सब निकल चुके रहते हैं रिपोर्ट को देखने। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कोई मैसेज पे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें मेरी नीड है, क्या मुझे अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं, क्या हेल्प की ज़रूरत नहीं। तो सामने वाला पर्सन कहता है कि नहीं मुझे कोई भी नीड नहीं, तुम्हें हेल्प की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैसेज एंड हो जाता है और ये कोई और नहीं होता, ये हमारा यीशु रहता है जो किसी के साथ चैट पे बात कर रहा होता है। यहाँ पे उसका जो एक्सप्रेशन रहता है बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस रहता है, फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं रहता। और वो यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा होता है और यहाँ पे ढूंढते ढूंढते उस पे उसकी कहीं और नज़र चली जाती है और कहता है कि ये तो बहुत पुराना है, मतलब मैं तब लिया था जब 7 साल पहले। वो मेमोरीज को याद करता है कि उसने इसे कब लिया था। एक छोटा सा बॉक्स रहता है जिसे वो निकालने लगता है और पास्ट की मेमोरी को याद करता है कि जब वो छोटा था तो वो कपल रिंग्स को देखा था जो वो बाय नहीं कर पाया था, फिर उसने बाद में बाय किया इसे। और यहाँ पे पीछे से जो है तभी चा आवाज़ देता है कि क्या तुम्हें वो मिल गया है, तो वो कहता है कि हाँ मुझे वो मिल गया है, मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। अब ये कहकर जो है यहाँ पे वो सामान लेकर चला जाता है। और यहाँ पे जो चा रहता है वो ट्री, मतलब यहाँ क्रिसमस ट्री को सजाते हुए कहता है कि क्रिसमस ट्री काफ़ी सुंदर है और हम एक साथ मनाने वाले हैं। और जो है कि इतने साल बाद होगा कि मैं एक साथ मना रहा हूँ और क्रिसमस ट्री मना रहा हूँ, क्रिसमस मना रहा हूँ, ऐसे कह रहा होता है। यहाँ पे जो यीशु रहता है उसे पूछता है कि क्या तुम नहीं मनाते थे, वो कहते हैं अनाथालय में अक्सर कर कर जो है क्रिसमस वाले दिन हम लोग का पूरा दिन व्यस्त रहता था, बहुत ढेर सारे उपहार
क्रिसमस ट्री को सजाना। फिर उसके बाद अंत में रात आ जाती है तो उसमें क्रिसमस ट्री को साफ करना, मतलब उसको बिगाड़ देना जो इतनी मेहनत से हमने सजाया है। और इसीलिए मैं जो है क्रिसमस ट्री के पास बैठकर उन उपहारों के साथ पूरी रात क्रिसमस ट्री को देखता रहता था। फिर उसके बाद उसे साफ करता था। तो यहाँ पे यीशु कहता है, क्या साफ करते थे? मतलब इतने ढेर सारे उपहार होने के बावजूद आप अपने आप को क्रिसमस ट्री के सामने रख अपने आप को उपहार देते थे? तो कहता है कि हाँ, क्योंकि जो जितने मतलब गिफ्ट आते थे वो सबके लिए थे ना, मेरे अकेले के लिए नहीं थे, इसलिए मैं अकेले उपहार देता था। तो यहाँ पे यीशु बोलता है कि कोई बात नहीं, इस बार जो है क्रिसमस ट्री के साथ हम लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे, इसे अब साफ करने की भी ज़रूरत नहीं है, तब तक खेलेंगे जब तक हमारा मन नहीं भर जाता। और ऐसे कहते हुए वो कहता है कि इस बार जो उपहार मैं आपको दूँ वो आपको एक्सेप्ट करना है, ना कि ना करना है। यहाँ पे चार्ज हो रहता है, बड़ी मासूमियत से उसकी सारी बातों को सुन रहा होता है। फिर यहाँ पे जो यीशु रहता है वो कुछ बोलता है, तभी जो है चा उसके कानों में वो स्टार पहना देता है। और यहाँ पे जो चा रहता है वो कहता है कि वो सब बीते हुई कल हैं, वो बीती हुई बातें हैं, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। यहाँ पे यीशु उसे देखने लगता है, उसकी मासूमियत को। यहाँ पे हंसते हुए चा कहता है कि मेरे लिए ये उपहार है कि क्रिसमस ट्री बीत जाएगा, क्रिसमस डे बीत जाएगा, लेकिन मुझसे एक उपहार तो नहीं छीनी जाएगी ना, वो हो तुम मुझसे नहीं छीने जाओगे ना। और यीशु भी मासूमियत से देखने लगता है। यहाँ पे यीशु कहता है कि अच्छा, आप ही वो नहीं थे जिसको ये करना था, तो फिर आप ही नहीं है जो ये बोल रहे हैं? यहाँ पे जो चाह रहता है वो कहता है कि नहीं, अब जो है क्रिसमस ट्री बीत भी जाए, क्रिसमस डे बीत भी जाए, तो है ना एक उपहार, तुम हो ना। तो यहाँ पे यीशु कहता है कि फिर भी, तो यहाँ पे जो है वो कहता है कि ये अच्छा सज गया ना। तो यहाँ पे यीशु कहता है हाँ, ये तो काफ़ी कमाल का है। तभी जो है चाह कहता है लेकिन ये जल क्यों नहीं रहा? तो यहाँ पे यीशु जो है दूसरी तरफ निगाह घुमाता है तो देखता है कि ये क्यों नहीं जल रहा। तो यहाँ पे जो यीशु रहता है वो कहता है कि अरे इसकी तो प्लगिंग ही नहीं हुई है, प्लगिंग यहाँ पे प्लगिंग नहीं है, मैं नीचे से लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे जो चाह रहता है उसे देखने लगता है। यहाँ पे यीशु चला जाता है प्लगिंग करने के लिए। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन। यहाँ पे कोई पर्सन रहता है जो हमारे पुलिस मेंबर का एक पर्सन रहता है जो सीक्रेटली उस हमारे हेड ऑफिसर पे जो है नज़र रखता है। और यहाँ पे उसका स्टूडेंट हो चुका रहता है जो यीशु की फ्रेंड रहती है क्यों, वो दौड़ते हुए आती है और यहाँ पे आकर गेट पर रुक जाती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। सांस लेने के बाद वो पूछती है कि यूँ तुम ठीक तो हो? तो वो कहता है कि यस, मैं ठीक हूँ। तब जो है यहाँ पे वो पूछती कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ? तो कहता है कि जब हेड सर जब जा रहे थे तो मैं नज़र रखने के लिए उनके पीछे गया, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तभी जो है एक कार वाला आया, और मैं देखने ही वाला था कि तभी मुझे वो कार से जो है ज़ोरदार टक्कर मिल गई। उस ड्राइवर का फेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहा था, वो ब्लैक कार थी। और ये सारी बातें वो हेसू मतलब क्यों से बता रहा होता है, हेसू की फ्रेंड क्यों से। फिर यहाँ पे वो कहती है कि तो सर का क्या हुआ? तो यहाँ पे वो कॉल लगाती है और फिर बाद में यहाँ पे पूछने लगती है। और यहाँ पे नर्स जो रहती है उस पर्सन को कहती है कि ध्यान से चलो, अपना पूरा चेकअप कराओ। और यहाँ पे क्यों जो रहती है वो बात कर रही होती है। यहाँ पे बताया जाता है कि जो हान की मॉम है वो छूट चुकी हैं और उनके खिलाफ़ कोई केस दर्ज नहीं है। मतलब जितना सब कुछ था सब झूठ बोला गया है और ये पूरी बात न्यूज़ में नमक की तरह फैल चुकी है। यहाँ पे जो है पूरी तरीके से फैल चुका रहता है कि जो है वो यहाँ पे जितना भी उनके खिलाफ़ जितने केस थे सब हटा दिए गए हैं, क्योंकि वो सारे जो केस हैं वो झूठे हैं और यहाँ पे कोई सबूत नहीं। और यहाँ पे फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक मैसेज दिखाया जाता है जो बोला जाता है कि अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो या कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तुम मुझे ज़रूर बताना, और तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तो यहाँ पे याद करता है यीशु कुछ चीज़ों को, वो अपने पास्ट को याद करता है जब उसने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की थी। वो जब अपने आप में इतना खो गया था, मतलब इतना
वो डिप्रेशन में चला गया था कि उसने अपने हाथ को ही कट कर लिया था, जो प्रेजेंट में हमारा चार देखकर गुस्सा हो गया था। वो याद करता है कि जब मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हें ख़त्म करने की कोशिश की, तो मैंने खुद को भी ख़त्म करने की कोशिश की। उस खून के बहाव के साथ साथ जैसे कि तुम्हारी यादें मुझ में समेटती जा रही हैं, तुमने सारा खून चूस लिया हो, ऐसा फील होता था। मैं बहुत बार जो है तुम्हें नुकसान करने के बाद बहुत बार अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश किया, लेकिन नर्स हमेशा बाहर आ जाती थी मुझे बचाने के लिए। मैं उस अकेलेपन में बहुत जूझा। मैं उस अकेलेपन को याद कर कर, उस मोमेंट को याद कर कर, जब मैंने तुम्हारे साथ सारी सारी यादों को कलेक्ट किया, जब मैं तुम्हारे साथ रहता था। मैं उन चीज़ों को याद करता था। और यहाँ पे वो उस बात को याद करता है जब चा उसे खाने के लिए बोलता था। यहाँ पे बहुत सारी वेजेस बनी रहती हैं और जिसे यीशु खाने से इनकार कर रहा होता है, और इतनी सारी वेजेस देखकर वो बोलता है कि मिस्टर अजूसी, क्या तुम कुछ अच्छा बना कर खा नहीं सकते? तो यहाँ पे चा पीछे पलट कर देखता है, तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम अच्छा बनाकर क्यों नहीं खा सकते कुछ भी। तो यहाँ पे वो वेजिस नहीं खाना चाहता, तो चा कहता है कि अगर तुम वेजिस खाओगे तो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। तो कहता है कि तुम्हारी हाइट बढ़ी है इसलिए गुरूर है तुमको, तुम इसलिए बोल रहे हो मुझे? मेरी हाइट इतनी बड़ी तो है कि मैं सही से हूँ। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड ऐसा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और यहाँ पे फिर कहता है कि लेकिन वो छोटी छोटी मेरी बेखूबी भली बातें जो थी, मैं आज भी याद करता हूँ, तो आज मैं उसी के लिए ज़िंदा हूँ। जब वो मुझे वेजिस खाने के लिए बोलता था, मैं ऐसे बोलता था। मतलब आज वही सारी मेमोरीज हैं जिसको याद कर कर मैं ज़िंदा हूँ। और फिर प्रेजेंट में वो हॉस्पिटल में वही वेजिस मिली रहती है जो वो फटाफट खाने लगता है, और वो खाते हुए उस मतलब मोमेंट को याद करता है और चाह को याद करता है। वो कहता है कि मैं ज़िंदगी में बिल्कुल वो पल को भूल नहीं सकता जब मैं एकदम तुम्हारे बिना अकेला हो गया था। मैं जीना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। मेरे ज़िंदगी में खौफ है जीने के लिए, तो वो तुम्हारे वजह से है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है जो क्रिसमस डे के दिन जो है ये दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं, यहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं, काफ़ी सब ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो चाय रहता है वो ड्रिंक लेता है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफ़ी गॉसिप्स और बातें चल रही होती हैं यीशु और चाय के बीच में। यहाँ पे जो यीशु रहता है वो ड्रिंक लेता है और कहता है कि अच्छा ये बताओ तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? तो यहाँ पे जब ऐसा पूछता है तो चाय देखने लगता है और कहता है कि वो कौन सा वक्त था कि जब तुम मुझसे प्यार करने लगे। और यहाँ पे वो स्माइल करता है, दोनों ही ड्रंक थे। और यहाँ पे यीशु से यही शब्द और यही सवाल के साथ उसके सामने होप लेकर बैठा रहता है। यहाँ पे जो चाय रहता है वो पूरी तरीके से ड्रिंक, सच में कितना हैंडसम दिख रहा है। और यहाँ पे जो यीशु रहता है वो कहता है बताओ। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम बहुत शोर मचाने वाले बच्चे हो और मुझे शोर मचाने वाले बच्चे नहीं पसंद। तो कहता है इतना खराब है मतलब शोर मचाना? तो वो कहता है कि जब मैं अनाथालय में था तो शोर मचाते थे बच्चे, मुझे ही संभालना पड़ता था। ऐसे नहीं कि मुझे आदत नहीं है, लेकिन मेरे लाइफ में जो है सबसे शोर मचाने वाला बच्चा है वो तुम है। तो कह फिर यीशु फेस बनाते हुए कहते हैं क्या सच में? और यहाँ पे वो कहता है कि हाँ, लेकिन मैं अक्सर कर कर सोचता था, मैं तुम्हें काबू नहीं कर पाता था। मैं सोचता था कि मैं कैसे तुम्हें हैंडल करूँ, मैं कैसे तुम्हें रखूँ कि तुम सही से रहो। जब तुम टीनेजर में थे तो तुम मरने और मारने की बातें करते थे, तो मुझे समझ नहीं आता था कि आखिरकार ये सब तुम्हारे माइंड में आता कैसा है और मैं कैसे तुम्हें हैंडल करूँ। और जो है तुम अब तो नहीं मरना चाहते ना, ऐसे बोलता है। और यहाँ पे यीशु जो है ये बात सुनकर एकदम शॉक हो जाता है। और यहाँ पे यीशु उसे देखने लगता है और फिर कहता है नहीं। और यहाँ पे जो चार रहता है वो कहता है कि मैं जब भी सोचता कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई बात अपना लागू करूँ तो तुम जो है चीखने चिल्लाने लगोगे। इस डर से जो है मैं पीछे हट जाता था, मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर अपनी बातों को लागू नहीं करता था। वो कहता है कि तुम अच्छी बात है, तुम अच्छे से जियो और तुम याद कराते हो मेरे उस टीचर को। और इन दोनों के बीच में ये सारी बातें चलती रहती हैं। वो कहता है कि कभी भी मरने के बारे में मत सोचो और जो है किसी के लिए जियो।
उन मोमेंट को याद कर कर जियो। तो यहाँ पे यीशु अपने पास्ट को याद करता है कि कैसे उसके बिना वो बिल्कुल अकेला हो गया था, और उस टाइम उसने जीने का हौफ छोड़ा तो उस मोमेंट को याद किया। तो कहता है कि हाँ, मैं जीना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो चाह रहता है वो कहता है कि हाँ, जीना चाहिए। और यहाँ पे वो इतना ड्रंक हो चुका रहता है कि उसके आगे वो क्या ही बोले उसे खुद भी नहीं समझ में आता, और यहीं पे वो सो जाता है। यहाँ पे जो यीशु रहता है जब देखता है कि चाय यहाँ पे सो गया है, वो उठता है और फिर उससे बोलता है कि हाँ जूसी, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, जो मोमेंट है वो मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ऐसे कहकर उसे जो है वो कैरी करता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो यीशु रहता है उसे वहाँ से वो ले जा रहा होता है। ये पार्टी ख़त्म हो चुकी रहती है और लेट नाइट हो चुकी रहती है। वो कैरी कर कर वो सेकेंड फ्लोर पे उसे लेकर जा रहा होता है, और चा को थोड़ा सा भी पता नहीं चलता कि यीशु उसे सेकेंड फ्लोर पे लेकर जा रहा है। यहाँ पे उसे वो लेकर जाकर रूम में सुला देता है, और रूम में सुलाने के बाद कहता है आजूसी, अच्छे से सो और इस मोमेंट को अच्छे से बिताओ और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ऐसे कहकर उसके सामने बैठा रहता है, और यहाँ पे उसके हेयर को सहलाता है और आजूसी आजूसी कहता रहता है। और वही गिफ्ट जो वो 7 साल पहले लेना चाह रहा था लेकिन ले नहीं पाया, फिर उसने उसे बाई कर लिया था, वो कपल रिंग। एक जो रिंग रहता है वो खुद को वेयर करता है, और फिर दूसरा जो रिंग रहता है वो चा को पहनाता है। उसके बाद जो है उसके हैंड को ग्रैब करता है और यहाँ पे वो किस करता है, और फिर उन मोमेंट्स को याद करता है चा के साथ बिताए हुए। और यहाँ पे जो है वो फिर सोने चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लोगों को भागते हुए दिखाया जाता है जो उस केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो क्यों रहती है वो बोलती है कि आखिरकार वो वीडियो रिकॉर्ड्स कहाँ गए। तो वो कहता ही है कि खुद भी नहीं पता मुझे कि वो रिकॉर्ड्स कैसे गायब हो गए हैं, और जो है हान की मॉम के खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। तो यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें जो है उस अनाथालय के जो भी प्रोफाइल्स हैं, जो जितने फाइल्स हैं उन सबको चेक करना चाहिए। तभी वो किसी से टक्कर खा जाती है। यहाँ पे उसकी एम्प्लॉय बोलती है कि क्या क्या मैम, हेड मैम। और तभी वो सामने देखती है और मोमेंट को याद करने लगती है जब हान ने उसे बताया होता है कि चा के लैपटॉप में उसे मिला कि जो अनाथालय 40 साल पहले ख़त्म हो चुका है, उसमें कितने लोगों के फेस पे स्क्रॉच मतलब स्क्रैच बनाया गया है, और फिर जो है उसमें लिखा गया है, और उसका हेड कौन है आज तक रिवील नहीं हुआ। और यहाँ पे जो है कान में उसने बताया रहता है उसके एम्प्लॉय ने हेड का नाम। और फिर उसमें एक पिक्चर रहता है जो उस टाइम 40 साल पहले की थी, उसके हेड की एक झलक, मतलब उस पिक्चर में एक झलक। और प्रेजेंट में उसी पिक्चर से एक फेस मिलता जुलता सामने आता है। मतलब हमारा जो 40 साल पुराना हेड है वो अब सामने आ गया है, और यहाँ पे हमें रिवील नहीं किया गया है कि ये पर्सन कौन है। यहाँ पे जो क्योन रहती है वो नीचे गिरी रहती है, वो जो हेड रहता है उसे एक लुक देता है। लुक देने के बाद वहाँ से वो फेस को टर्न करता है और वहाँ से जाने लगता है, और यही हान की मॉम को छुड़ाया रहता है। और यहाँ पे उसकी एम्प्लॉय कहती है कि मैम उठ जाइए, ये वही पर्सन है, मतलब ये वही हेड है। तभी जो है सबका फ़ोन एक साथ रिंगिंग होता है, और जो है न्यूज़ में आता है कि हाँ यहाँ पे ये हुआ है। और तभी वो शॉक हो जाती है। यहाँ पे जो है रिंग होने के साथ मैसेज, सबके फ़ोन पे मैसेज आता है कि यहाँ पे जो टीचर, मतलब जो हमारे हेड सर है उनका डेथ हो गया है। यहाँ पे न्यूज़ में दिखाया जाता है कि जो न्यूज़ रिपोर्टर रहती है वो सबको बताने लगती है कि जो हान की मॉम है, मतलब हमारी नेता, वो जो है किसी भी प्रकार से यहाँ पे मुजरिम नहीं साबित हो पाई हैं, और इसलिए उनको रिहा कर दिया गया। और कोई भी उनके खिलाफ सबूत नहीं है। यहाँ पे काफ़ी स्नो वगैरह गिर रहा होता है, और यहाँ पे जो है सारे ऑफिसर फ्यूनरल पे जाते हैं वो सीनियर ऑफिसर के घर।
और यहाँ पे दिखाया जाता है जो सीनियर ऑफिसर रहते हैं उनका बच्चा, उनकी वाइफ जो है काफ़ी रो रहे होते हैं। ये वही सीनियर ऑफिसर है जिस पे जो है क्योन ने अपने एम्प्लॉय को नज़र रखने के लिए बोला होता है। और यहाँ पे क्योन भी आई रहती है, उसे खुद भी नहीं समझ में हो आता कि आखिरकार इसकी केस में जैसे हमने हाथ लगाया, हमने अपने सीनियर को खो दिया, प्लस हमारे जो एक एम्प्लॉय था उसका भी एक्सीडेंट हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।